नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सर अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आपका स्वागत है। मैं आपको फिजिक्स की क्लास लेकर के आया हूं और फिजिक्स के विषय में बताएंगे। दैनिक जीवन में आजकल जितनी घटनाएं घट रही हैं आप लोग देख रहे हैं, उन सब का क्रमबद्ध से अध्ययन ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। और फिजिक्स के विषय में आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लेकर आए हैं, वेव। आज हम आप लोगों को वेव के विषय में बताएंगे। वेव को हम लोग हिंदी में कहते हैं तरंग। जो तरंग है, हम लोग किसी माध्यम में तरंग, पहले हम लोग देखेंगे परिभाषा क्या है। किसी माध्यम में यदि हम कोई विक्षोभ उत्पन्न करें या डिस्टर्बेंस करें, वही क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। जैसे अगर तालाब है, तालाब में हम लोग कंकड़ से मारें तो वहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगा? विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगा, और जो इस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? अपनी भाषा में कहते हैं तरंग। उसी तरंग की गति को, या इस तरीके से तरंग आगे बढ़ता है, उसको हम लोग कहते हैं तरंग की गति, या तरंग इस तरीके से आगे बढ़ता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मुख्य रूप से हम लोग आज तरंग के विषय में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग साथियों देखेंगे तरंग के कितने प्रकार होते हैं। तरंग के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। आपको यहाँ मिलेगा, एक यांत्रिक तरंग होगा और दूसरा अयांत्रिक तरंग। पहला हम लोग लिख लें अयांत्रिक तरंग, और दूसरा आपको मिलेगा यांत्रिक तरंग। अब जरा ध्यान समझिए, यांत्रिक तरंग को साथियों हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव, और इसको हम लोग अयांत्रिक तरंग को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। या इसमें आपका आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें आएगा मैकेनिकल, और या मैकेनिकल वेव हम लोग कहते हैं इसको। और इसके मुख्य रूप से इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, हम लोग दोनों में अंतर देखेंगे। जो यांत्रिक तरंग होता है दोस्तों, उसमें वह यांत्रिक तरंग को चलने के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अयांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यांत्रिक तरंग में हम लोग देखेंगे यह दो तरीके से होगा, या दो प्रकार होगा। यांत्रिक तरंग को हम लोग दो तरीके से देखेंगे, और उसमें हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं, एक यांत्रिक तरंगे दो तरीके से होता है। एक पहला अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। अब यहाँ हम लोग देखेंगे यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं। पहला अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। हम लोग यांत्रिक तरंग में देखेंगे, यांत्रिक तरंग का जो पहला पार्ट है अनुदैर्ध्य तरंग, जो हमेशा संपीड़न और विरलन के रूप में चलता है, संपीड़न और विरलन के रूप में चलता है। और अनुप्रस्थ तरंग हमेशा ऊपर और नीचे, जिसको हम लोग कहते हैं श्रृंग या गर्त के रूप में चलता है। यह श्रृंग या गर्त के रूप में चलता है, या संपीड़न या विरलन के रूप में चलता है। जैसे इसका सबसे सरल हम लोग एग्जाम्पल लें अनुप्रस्थ तरंग का। जैसे मान लीजिए घोड़ा कहीं चल रहा है, तो घोड़ा अगर कहीं चल रहा है तो वह हमेशा क्या करेगा? घोड़ा जाते हुए टाक 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 अपने पैर को ऐसे फैलाते हुए जाएगा, टाक 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 टाक, इस तरीके से। अगर कहीं पर तरंगे इस तरीके से चल रही हैं, टाक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो हम लोग इस प्रकार के तरंग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अगर कहीं तरंगे पहले तेज धीरे इस तरीके से चल रही हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है साउंड वेव। साउंड वेव भी क्या होता है? अनुदैर्ध्य होती है। मतलब कभी संपीड़न होगा, कभी दबाव ज़्यादा होगा, कभी विरलन, कभी संपीड़न कभी विरलन, कभी संपीड़न कभी विरलन। तो यहाँ अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग या गर्त के रूप में चलेंगी, या अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में चलेंगे। तो आज हम लोग मुख्य रूप से यांत्रिक तरंगों के विषय में अध्ययन नहीं करेंगे। हम लोग मुख्य रूप से आज अध्ययन करें अयांत्रिक तरंग के विषय में। अयांत्रिक है तरंग के विषय में देखेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। अयांत्रिक तरंग को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जरा ध्यान से आप लोग समझिए,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अयांत्रिक तरंग भी कहते हैं, इसको चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, इसको नो मीडियम। इसको यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ध्यान से लोग समझिए, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब जैसे आपका निर्वात, अगर माध्यम जिससे इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, किसको, यांत्रिक तरंगों को। ये तरंगे किसी ठोस में चल सकती हैं, किसी द्रव में चल सकती हैं, किसी गैस में चल सकती हैं, लेकिन यह तरंगे, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ये तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर पाएंगे, यांत्रिक तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर पाएंगे, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे निर्वात में गमन करती हैं। तो मेजर डिफरेंस यही है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आज हम लोग इस क्लास में अयांत्रिक तरंगों, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, इसी विषय में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे साथियों। तो इसी विषय में आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम आपको बता दें, जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, सूर्य से जो हम लोग प्रकाश मिलता है, सूर्य से जो किरणें आती हैं, वह हमारे पास जो किरणें आती हैं उसमें कई स्पेक्ट्रम होता है। कहने का मतलब है उसमें कई तरंगे होती हैं। सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है उसमें कई तरंगे होते हैं। जैसे दृश्य तरंग हुआ, आपका दृश्य तरंग से ऊपर जो तरंग होगा अवरक्त तरंग हुआ, माइक्रो तरंग हुआ, रेडियो तरंग हुआ, इसके बाद पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें तथा गामा किरणें। मुख्य रूप से जो सूर्य से जो तरंग आती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं, या जिसको हम लोग कहें विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार की होती हैं, या जिनको चलने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आज हम लोग मुख्य रूप से इस क्लास में विद्युत चुंबकीय तरंग के विषय में देखेंगे, जो 7 प्रकार की होती हैं, जिनको चलने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो सनलाइट मिलता है, जो उसको हम लोग देखते हैं, उसमें सिर्फ हम लोग एक दृश्य प्रकाश ही देख पाते हैं, और दृश्य प्रकाश से कम वेवलेंथ की भी कुछ तरंगे होती हैं, और उससे भी कम होती हैं, उससे भी कम होती हैं। ऐसा दृश्य प्रकाश से अधिक तरंग भी होती हैं, अधिक वेवलेंथ की तरंग भी होते हैं, और उससे अधिक वेवलेंथ की होती हैं, और उससे अधिक वेवलेंथ की होती हैं। तो मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। आज हम लोग उन्हीं के विषय में समझेंगे या देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कौन सी मुख्य तरंगे हैं 7। हम लोग यहाँ देखेंगे यांत्रिक तरंग। इसमें हम लोग एक पार्ट देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ध्यान से आप लोग समझिए, जो सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, जो एनर्जी हमको मिलता है, सिर्फ उसका हम लोग दृश्य प्रकाश ही देख पाते हैं, और जिसका वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। इतने ही रेंज का हम लोग, इतने ही वेवलेंथ का हम लोग क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश देख पाते हैं। उससे जो अधिक वेवलेंथ की जो तरंगे होती हैं, जैसे अवरक्त हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो तरंगे हो गए, उसको हम लोग नहीं देख पाते। और दृश्य प्रकाश से जितने भी कम वेवलेंथ की तरंगे होती हैं, उनको भी हम लोग नहीं देख पाते। जैसे पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें, उन सबको हम लोग देख नहीं पाते। सिर्फ हमारी जो आई साइड है, जिसको हम लोग रेटिने पर जो सेंसिटिव होता है, वह दृश्य प्रकाश ही होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक होता है। अब हम लोग इनके प्रकार को एक क्रम से, एक ग्राफ के माध्यम से बनाएंगे और समझेंगे कौन कौन सी किरणें सूर्य के प्रकाश से आ रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीच में यहाँ बना दें साथियों, दृश्य किरणें। दृश्य किरणें, दृश्य किरणों को हम लोग इनका वेवलेंथ देखते हैं। जो सबसे कम होता है वो 4 × 10⁻⁷ मीटर से, इनका वेवलेंथ होता है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक, इतना वेवलेंथ होता है। अगर इसी के वेवलेंथ के जितने भी प्रकाश किरणें आएंगे, आप लोग जानते हैं जो प्रकाश आता है हमारे पास 7 रंगों से मिलकर बना होता है,
जिसको हम लोग बिबज्योर कहते हैं या वैनिया पिनाला कहते हैं। सब इतने ही रेंज का हम लोग देख पाते हैं। बाकी इससे अधिक भी रेंज की किरणें होती हैं, इससे कम भी होती हैं। हम लोग ना तो अधिक वाले देख पाते हैं, ना तो हम लोग कम वाले देख पाते हैं। जब इसके अधिक वेवलेंथ हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले आता है वो आपका आएगा अवरक्त किरणें, अवरक्त तरंग या अवरक्त किरणें हम लोग कहें, इसको कहें अवरक्त तरंग, अवरक्त तरंग। इनका वेवलेंथ क्या होगा? दृश्य प्रकाश किरणों से वेवलेंथ से अधिक होगा। अवरक्त तरंग के बाद आपको इसके बाद मिल जाएगा जो अधिक वेवलेंथ का जो रहेगा, उसके बाद दृश्य प्रकाश यहाँ से यहाँ तक उसके जो अधिक रहेगा उसको हम लोग क्या है अवरक्त तरंग कहेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा माइक्रो तरंग, यहाँ से आपको मिलेगा माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग के बाद सबसे ऊपर हाई वेवलेंथ का आपको मिलेगा रेडियो तरंग, आपको यहाँ मिलेगा रेडियो तरंग। ध्यान देना है, सूर्य के प्रकाश से ये सब इतनी जितनी तरंग है सब तरंगे आ रहे हैं, लेकिन हमको दिखाई सिर्फ कितना देता है, यही हम लोग दृश्य का ही देख पाते हैं। इन सबको हम लोग नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका हम जो हमारी जो आँख है उस पर जो रेटिना है यही इतने ही वेवलेंस लेकर से इतने मतलब 4 × 10⁻⁷ माने 7 से 7.8 × 10⁻⁷ माने 7 मीटर तक ही वेवलेंथ क्या होता है सेंसिटिव होता है। बाकी अधिक जो वेवलेंथ तरंगे हम लोग नहीं देख पाते हैं। और इधर जो कम वेवलेंथ की तरंगे उनको भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे कम वेवलेंथ की आपको जो पहला इसके पहले आ जाएगा दृश्य के पहले वह तरंगे हो जाएंगी पराबैंगनी तरंग, पराबैंगनी तरंग। यह भी सूर्य के प्रकाश से मिलता है या सूर्य प्रकाश से आता है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते। पराबैंगनी से पहले जो उसका और वेवलेंथ कम होगा जिसको हम लोग कहते हैं यक्ष किरणें, इसको भी हम लोग देख नहीं पाते। और यक्ष किरणों से जो और सबसे कम वेवलेंथ का आता है तो हम लोग जानते हैं उसका नाम है गामा। गामा तरंग कहें या किरण कहें, गामा किरण। अब ध्यान समझिए साथियों, यह सूर्य के प्रकाश से इतने प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे मिलती हैं जो हमारा आई साइड है या जिसको हम लोग देख पाते हैं। सिर्फ जो हमारा रेटिना है सिर्फ दृश्य प्रकाश इतने ही देख पाता है, बाकी ना तो इधर तरंगों को देख पाता है ना तो इधर तरंगों को देख पाता है। क्योंकि हमारे आँख के अंदर जो रेटिना होता है सिर्फ इतने वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव होता है। वह कम से कम कितना देख पाएगा 4 × 10⁻⁷ मीटर से और अधिकतम 7.8 × 10⁻⁷ मीटर तक। उसके ऊपर जो और जो वेवलेंथ की जो तरंगे आती हैं जैसे अवरक्त तरंगे आती हैं, माइक्रोवेव आता है, रेडियो वेव, इन सबको हमारी आँख देख नहीं पाते। और इधर इनसे जो कम वेवलेंथ जो तरंगे आती हैं जो दृश्य प्रकाश से, वो आपको मिल जाएगा पराबैंगनी तरंगे, यक्ष किरणें और गामा किरणें। इस तरीके से मिल जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 तरीके का आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखना है और समझना पड़ना है साथियों। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का एक एक क्रम से हम लोग देखेंगे। इन सब का दैनिक जीवन में क्या यूज है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, इन सब का, इन सब विषय हम लोग अध्ययन करेंगे और समझेंगे। लेकिन ध्यान देना है साथियों, हमारी जो आई साइड है सिर्फ यही दृश्य किरणें इतने ही वेवलेंथ का देख पाती है, सिर्फ इतना, यहाँ से यहाँ तक। इतने ऊपर भी किरणें आती हैं और नीचे भी वेवलेंथ का आता है, लेकिन हम इन सबको देख नहीं पाते हैं, सिर्फ इतना ही देख पाते हैं। अच्छा, इसी को हम लोग एक क्रम से या सिस्टम से लिख दिए हैं या एक पैटर्न से लिख दिए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। एक शब्द आएगा आपको, इसी को स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग वेवलेंथ के देखें, यहाँ से यहाँ वेवलेंथ समान है, इसके ऊपर जाएंगे वेवलेंथ अधिक रहेगा, इसके ऊपर वेवलेंथ कम रहेगा। एक हम लोग एक रेंज से अगर लिख दें वेवलेंथ इसका कम, उससे ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर यहाँ इतना, इसका इससे और ज़्यादा, इससे और ज़्यादा, इससे और ज़्यादा, एक क्रम से हम लोग लिख दिए हैं, एक अरेंज करके एक सिस्टम से लिख दिए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। यह एक स्पेक्ट्रम है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, एक स्पेक्ट्रम है। या इस स्पेक्ट्रम के विषय में हम लोग समझेंगे या देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गामा किरण क्या है, या एग्जाम, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में या कंपटीशन में इसका यूज पूछता है। जो रेडियो जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन सब का यूज पूछता है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो गामा किरण है, लेकिन ध्यान से आप लोग समझिए साथियों, हम लोग इनके विषय में समझेंगे, ये क्रम से पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। जो गामा किरण है, इसका जो पेनिट्रेटिंग जो पावर होता है सबसे अधिक होता है, इसकी वेदन क्षमता जो होती है क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो गामा किरण की वेदन क्षमता, इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। जरा ध्यान समझिए, आप लोग जानते हैं एनर्जी के लिए जो साथियों फार्मूला होता है E=hc/λ होता है। इस फार्मूले से जरा ध्यान से आप लोग समझिए, E=hc/λ, जिसका अगर लैम्डा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसका वेवलेंथ अधिक होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसकी है, रेडियो तरंग है, इसकी लैम्डा का मान क्या है, सबसे अधिक है। तो यह सबसे एनर्जी कम होगा, इसका सबसे एनर्जी सबसे अधिक किसका होगा, गामा किरण होगा साथियों। तो सबसे अधिक एनर्जी आपके पास गामा किरण होता है, और सबसे कम एनर्जी होगा किसका, रेडियो तरंग का, या रेडियो तरंग का। क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी का जो फार्मूला होता है E=hc/λ। तो लैम्डा अगर जिसका अधिक रहेगा, लैम्डा जिसका अधिक रहेगा ई का मान कम हो जाएगा, जिसका लैम्डा का मान कम रहेगा उसका ई का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग जो इस अरेंज में सिस्टम से एक रखे हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे कम वेवलेंथ का है, उससे अधिक वेवलेंथ है, उससे और अधिक है, उससे और अधिक वेवलेंथ है जिसको हम लोग दिस किरण कहते हैं, उससे और अधिक वेवलेंथ है, उससे और अधिक, और सबसे अधिक। तो ये 7 प्रकार के हैं। सबसे अधिक वेवलेंथ इसका, सबसे कम इसका। तो इसकी एनर्जी जो होगी सबसे कम हो जाएगी, और इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जब इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो वेदन क्षमता जो होगा, या पेनिट्रेटिंग पावर जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे अधिक इसका होगा। गामा किरण का वेदन क्षमता सबसे अधिक होगा। तो यह मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। गामा किरण क्या होता है, मनुष्य के लिए या जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है, नुकसान पहुँचाता है। अब हमें यह समझना है गामा किरण का कहाँ यूज होता है। तो गामा किरण का हम लोग देखेंगे कहाँ पर उपयोग होता है। गामा किरण का सबसे बेहतरीन उपयोग होता है साथियों कैंसर बीमारी में सबसे अधिक इसका यूज होता है। जितने भी व्यक्तियों को, जिन व्यक्तियों को कैंसर हो जाता है, उनकी कोशिकाओं को, चूँकि कैंसर एक डिजीज है, हमारे सेल के अंदर क्या करता है, अनियंत्रित तरीके से कोशिकाएं बढ़ती हैं। तो कैंसर के बीमारियों में हम लोग क्या करते हैं, गामा किरण का यूज करके जहाँ से इन्फेक्शन होता है, जहाँ से कैंसर होता है, कैंसर की कोशिकाओं को हम लोग नष्ट कर देते हैं, शुरुआत में उसको नष्ट कर देते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीके से इसका यूज होता है कैंसर के उपचार में। गामा किरण का यूज होगा कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में सबसे अधिक यूज होता है इस गामा किरण का, क्योंकि इसके पास एनर्जी सबसे अधिक होगी। जब एनर्जी सबसे अधिक होगा, इन कोशिकाओं को जहाँ पर जाके गिरेंगी, एक तरंगे हमारी कोशिकाओं पर जहाँ पर जाकर गिरेंगे वहाँ पर क्या करेंगे, उनको नष्ट कर देंगे, और जिससे वो कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगे, कैंसर फैलेगा नहीं, तो व्यक्ति बच जाता है। लेकिन ध्यान देना, शुरुआत समय में होता है, या कैंसर गामा किरणों का यूज कैंसर में होता है। जब कैंसर बहुत अधिक विकराल रूप ले लेता है, तब ये इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते ना, शुरुआत समय में ये सब होता है। अब हमें समझना है साथियों यक्स किरणों के विषय में, और यक्स किरणों के विषय में सब लोग जान रहे होंगे। आजकल देखेंगे आप लोग, अगर जहाँ कहीं भी देखते हैं आप लोग, एक्सीडेंट हो जाता है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है, 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें हमारी हड्डियाँ क्या होती है, टूट जाती है। कहीं से यहाँ क्रैक हो जाएगा, कहीं यहाँ से क्रैक होगा, कहीं यहाँ से। इसके बाद तुरंत सभी लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर तुरंत को क्या करता है, जहाँ पर भी हड्डियाँ टूटी जाती हैं उनका तुरंत एक्सरे किया जाता है। तो मेडिकल या डॉक्टर के पास कौन सी किरण का यूज करके एक्सरे निकालते हैं, यक्स किरण का ही यूज करके डॉक्टर उस टूटी फूटी हड्डी क्या निकालते हैं, एक्सरे निकाल लेते हैं। तो उसमें पता करते हैं कि कहाँ से हमारा या क्रैक हुआ है, कहाँ से क्या समस्या है। इस तरीके से हम लोग इसको मेडिकल साइंस में यूज करते हैं यक्स किरण का। यक्स किरण का एक और यूज होता है परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन कोष की संरचना। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन के जो कोष होते हैं, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थिर होगा, कोष होते हैं ना परमाणु के भीतर, क्या होते हैं, सब कोष होते हैं। उसकी संरचना को
अध्ययन करने में, उसकी संरचना देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्स किरण का यूज करते हैं। तो मुख्य रूप से कैंसर के रोग मुख्य रूप से इसको हम लोग एक्स किरण को हम लोग एक्सरे करने को उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रॉन कोश की संरचना करने में यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका है एक्सरे। एक्सरे हम लोग निकालते हैं। और जो पराबैंगनी जो किरणें हैं इसको हम लोग यूवी रेज भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, यूवी रेज भी कहते हैं। इसका उपयोग देखिए हम लोग कहाँ करते हैं। पराबैंगनी किरणें जो हैं साथियों, उसका उपयोग हम लोग नकली दस्तावेज को पकड़ने में, अंगुलियों के निशान को पता करने में, जल के शोधन करने में, मतलब जल के अंदर जितने भी कीटाणु बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने में हम लोग इसका यूज करते हैं। पराबैंगनी किरणों का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। अब जरा आप लोग समझिए, यह जो आपका पराबैंगनी किरण है, सबसे पहले इसका पहला एप्लीकेशन है या पहला यूज है नकली दस्तावेज के रूप में। मतलब नकली दस्तावेज के रूप में अगर मान लीजिए आपके पास कोई किसी ने मार्कशीट बना लिया है, आपकी कॉपी करके किसी तरीके से नकली उसका डॉक्यूमेंट्स बना लिया, तो कैसे पता करेंगे। या नकली मान लीजिए कोई नोट लिख चलाया, तो उसको एक असली रहा कि नकली रहा, देखने में दोनों समान आकृति लगेगा, दोनों एक जैसा लगेगा। तो उस समय हम लोग पराबैंगनी किरण को इंसिडेंट करा के पता करते हैं कौन से आपका असला है, कौन सा नकला है। तो नकली दस्तावेज को हम लोग पता करने के लिए या नकली डॉक्यूमेंट्स या फर्जी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग पता करने के लिए क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणें। यहाँ लेकिन नकली दस्तावेज का हम लोग पहले पता करते हैं। अब इसके बाद इसका जो दूसरा जो एप्लीकेशन है, हम लोग समझते हैं जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है अंगुलियों के निशान को पता करने के लिए। ज़रा ध्यान समझिए, आज भी समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दिया, तो उस चाकू पर या जहाँ जहाँ वो अपना हाथ रखा रहेगा उसके घर के अंदर या उसके घर के अंदर कहीं जाकर उसको मर्डर किया, और जहाँ जहाँ अपना हाथ रखेगा उसका जो ये फिंगरप्रिंट होता है, वहीं पर क्या होगा, जहाँ जहाँ रखे रहेगा उसकी एक निशान बन जाएंगे। अब उस निशान से हम लोग पराबैंगनी किरण उस पर गिरा करके इंसिडेंट करा करके उसका पिक्चर वो बना लेगा या उसी तरीके से बनाएगा। अब जिस व्यक्ति के ऊपर हमारा शक रहेगा उस प्रकार व्यक्तियों को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। अब पकड़ने के बाद उनका फिंगर और उस जो निशान रहता है उनके हम लोग पराबैंगनी किरण की सहायता से मिलाते हैं। और मिलाने के बाद अगर मिल गया तो हम लोग कहते हैं यही मर्डर किया है, दूसरा कोई नहीं है, यही मर्डर किया है। तो इस तरीके से आजकल बहुत लोग इस तरीके से आजकल ये पराबैंगनी किरण का हम लोग क्या करते हैं, नकली दस्तावेज में इस्तेमाल करते हैं और फिंगरप्रिंट के हम लोग पकड़ने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान समझिए, आजकल इतने चोर भी इतने एक्टिव हो गए हैं। वो लोग करते क्या है, किसी को अगर मर्डर करेंगे या जिस बंदूक से गोली मारेंगे या जिस चाकू से किसी को ऐसे चौंक देते हैं, तो आजकल वो लोग जान रहे हैं कि हम बाद में पकड़ा जाएंगे, क्योंकि चाकू पर ऐसे पकड़ेंगे तो वहाँ उनका फिंगर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे उनका यह है अंगुली का निशान पड़ जाएगा, तो बाद में इसी से पकड़ा जाते हैं। तो वो लोग भी, चोर भी इतने होशियार चालाक हैं, दस्ताना पहन लेते हैं, दस्ताना इधर पहन लेंगे, दस्ताना दोनों हाथ में पहन करके तब चाकू लगाते हैं या बंदूक से तब जाके इस्तेमाल कर रहे हैं। चोर भी सावधान हो गए हैं। चलिए, और एक बात, और दूसरी बात की दूसरा एप्लीकेशन आपका क्या था, फिंगरप्रिंट या अंगुली के निशान। अंगुली के निशान हम लोग पता करते हैं लेकिन मेडिकल साइंस के मतलब डॉक्टरों की जो टीम होती है वो पराबैंगनी तरंगों को यूज करके नकली दस्तावेज पकड़ लेते हैं, अंगुलियों को निशान क्या करते हैं, वो लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर चोर होशियारी चालाकी कर गया, मारते वक्त या कुछ चुराते समय वो दस्ताना लगाया है, तब तो वहाँ समस्या हो जाएगी, तब तो वहाँ पराबैंगनी किरण क्या होगा, फेल हो जाएगा। लेकिन अगर दस्ताना नहीं लगाया है, कहीं अपना जरा सा लापरवाही किया, अगर कहीं जैसे मान लीजिए हम ऐसे हैं, यहीं पर अपना हाथ ऐसे रख दें, यह जो फिंगरप्रिंट होगा यहाँ पर आ जाएगा। अगर दीवार पर हम लोग ऐसे टच कर देंगे वहाँ आ जाएगा, या कहीं अगर टच कर देंगे, अगर कहीं आ गए तो यूवी रेज के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, उसका पूरा
यूवी या पराबैंगनी किरण के द्वारा हम लोग क्या करें, उसको पूरा देख लेंगे और वही रीडिंग बताएगा, वही आपका निशान बताएगा जो आपका रहेगा। बाद में शक के आधार पर आप जब पकड़े जाएंगे इस तरीके से। लेकिन आजकल चोरों बहुत होशियार हो गया है, वो जान रहा है कि साइंस टेक्नोलॉजी सब बढ़ रहा है, थोड़ा होशियारी नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं दृश्य किरणें क्या है। दृश्य किरणें यही किरणें हमारे आँख पर दिखाई देती हैं। हमें आप सूर्य से तमाम ये सब सूर्य से किरणें मिल रही हैं, सन से सब क्या है किरणें मिल रहे हैं, सिर्फ हमें यही दृश्य किरणें ही आप दिखाई दे रही हैं। बाकी जिनका वेवलेंथ कितना होता है 4 × 10 माने 7 मीटर से 7.8 × 10 माने 7 मीटर तक ही दिखाई देता है। बाकी इधर भी किरणें आते उधर भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो यह हमें देखने के लिए काम होता है। जो हमारी आँख के अंदर रेटिना होता है उसके लिए क्या होता है, यह सेंसिटिव होता है। कौन दृश्य किरणों के लिए इतने वेवलेंथ ही देख पाता है, बाकी सबको वो देख नहीं पाता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अवरक्त किरणें क्या है। अवरक्त किरणें क्या है, अवरक्त किरणों के विषय में हम लोग समझेंगे इसका यूज क्या है। अवरक्त किरणों का सबसे प्रमुख यूज होता है पौधों को गर्म करने में। थोड़ा आप लोग ध्यान समझिए, जहाँ पर बहुत शीत पड़ता है, बहुत जहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ता है, वहाँ भी हम क्या करते हैं, जो वैज्ञानिक तरीके से जो खेती करते हैं तो अपने यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब अपने जो पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, पौधों को उसमें जिससे अधिक गर्मी बनी रहे तो अवरक्त किरणें जो सूर्य से निकलेंगे जाकर उसी में रुक जाएंगी और रुकने के बाद वो किरणें उससे बाहर नहीं जा पाएंगे, जिससे उनका वातावरण क्या रहेगा, उनका वातावरण एकदम गर्म बना रहेगा और वहाँ से ठंड प्रदेशों में भी हम लोग इसका सब्जी वगैरह ये सब आराम से खेती कर सकते हैं। नहीं तो कोहरा पाला से तमाम प्रकार के इसे इतना शीत पड़ता है, इतना कोहरा पड़ता है जिससे हम लोग अपनी खेती नहीं कर पाएंगे। तो यह ठंड प्रदेशों में क्या होता है, पौधे को गर्म रखने में जो अवरक्त किरणें हैं पौधे को गर्म करने पौधे को गर्म करने में इसका यूज किया जाता है। और दूसरा इसका सबसे बेहतरीन हम लोग एग्जाम्पल इसका लेते हैं। अवरक्त किरणें अगर कहीं पर युद्ध हो गया, कहीं पर अगर झगड़ा हो गया जो दो देशों के बीच में, तो अगर इस समय अगर वहाँ अगर कोहरा है या कुहासा अगर पड़ रहा है, आर पार कोहरे में दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ जितने भी सेना वाले होते हैं अवरक्त किरणों का यूज करते हैं। अवरक्त किरणों को यूज करने से वहाँ कोहरा क्या है स्पष्ट दिखाई देगा और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब आजकल इस समय आप लोग जान रहे हैं रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो शीतलहर भी है, तो वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं इसी अवरक्त किरणों का यूज करके कोहरे से निजात पाते हैं, जिससे कि आसानी से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अवरक्त किरणों का हम लोग पौधे को गर्म करने में तथा कोहरे से देखने के लिए यूज करते हैं। अब इसके आगे जो अगला आपको तरंग आता है जिसका नाम है माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग के विषय में हम लोग समझते हैं। माइक्रो तरंग के विषय में इसका जो सबसे सरल एग्जाम्पल है, इसको हम लोग किसी रेडार में यूज करते हैं। माइक्रो तरंग को हम लोग कहाँ यूज करते हैं साथियों, रेडार में। रेडार में हम लोग यूज करते हैं। रेडार में डिवाइस लगे होते हैं, डिवाइस के द्वारा जैसे इस तरीके से रेडार में डिवाइस लगे, यहाँ से माइक्रो तरंगे क्या होंगे, ऐसे छोड़ी जाएंगे। माइक्रो तरंगे ऐसे ऐसे छोड़ी जाएंगे, माइक्रो तरंगे ऐसे आगे जाएंगे और जहाँ पर कहीं अगर दुश्मन का कुछ रहेगा तो वहाँ से टकराएंगे और माइक्रो तरंगे वापस आएंगे। तो जितना भी सेंसिटिव यहाँ सब डिवाइस होता है रेडार में, वो जाने का समय आने का समय वो नोट कर लेता है, बता देगा इतने समय लगा जाने में, इतना समय लगा आने में। जाने के समय आने के समय दोनों नोट कर लेंगे और हमारे पास फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय यहाँ से फार्मूला होता है, तो हम लोग समय निकाल लेते हैं और माइक्रो तरंगे जिस रेट से जाती हैं वहाँ से हम लोग जिस वेग से जाती हैं उसको हम लोग क्या निकाल लेंगे, चाल निकाल लेते हैं। जब चाल निकाल लेंगे और समय निकाल लेंगे, दूरी वहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय से हम लोग क्या निकाल लेंगे, उसकी दूरी निकाल लेते हैं। दुश्मन हमसे कितने दूर पर है, हम अपना जितनी दूर पर रहेगा वहाँ से निकाल करके पता चल जाएगा, अपना मिसाइल से या अपना छोड़कर उनको ऊपर अटैक कर देते हैं। तो माइक्रो तरंगों का मुख्य रूप से कहाँ यूज होता है, रेडार में। रेडार में हम लोग यूज करते हैं और वहाँ से दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। और लास्ट में आपको मिलेगा रेडियो तरंगे। और रेडियो तरंगों के विषय में इसका एप्लीकेशन जो यूज है इसके विषय में हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग मुख्य रूप से रेडियो में या दूर संचार की व्यवस्था में, दूर
संचार में दूर संचार में हम लोग यूज करते हैं रेडियो तरंगों को। तो इस तरीके से हम आज आप लोग हम वेव बताएं। वेव में दो तरीका आपको बताएं। वेव कितने प्रकार का होता है? दो। एक होगा मैकेनिकल, एक होगा यांत्रिक तरंगे, दूसरा का क्या मिलेगा? अयांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों के विषय में आज हम लोग डिटेल्स नहीं पढ़े हैं, सिर्फ हम लोग अयांत्रिक तरंगों के विषय में डिटेल्स पढ़े हैं। अयांत्रिक तरंगों में जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आपको सूर्य के प्रकाश में कितने तरीके का मिलेगा? 7 तरीके का मिलेगा। तो 7 तरीके में सबसे जो बीच में आता है या जिसका वेवलेंथ 4 गुणित दिखाते हैं माने 7 मीटर से 7.8 गुणित दिखाते हैं माने 7 मीटर तक होता है, इतना ही आपको वेवलेंथ का दिखाई देता है। बाकी जो जितने भी कम वेवलेंथ होते हैं उनको हम लोग नहीं देख सकते हैं, और जिनका वेवलेंथ अधिक भी होता है उनको भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, सिर्फ इतना ही देखते हैं। तो इस तरीके से पहले क्रम में आएगा गामा किरण, दूसरे में एक्स किरण, इसके बाद परावैंगनी तरंगे, दृश्य किरणें, अवरक्त तरंगे, माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे, एक क्रम से आपको मिलता है। अब इन सब तरंगों के विषय में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इन सब पूछे जाते हैं। इनका पेनिट्रेटिंग पावर इसका ज़्यादा होगा या इसका। अवरक्त किरणों को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव या पौधों को गर्म करने में हम लोग यूज करते हैं। माइक्रो तरंग का भी पूछता है, कहाँ हम लोग यूज करते हैं? रडार में। रेडियो तरंग को पूछता है। इस तरीके से यहाँ पूछता है परावैंगनिक तरंगे हम लोग कहाँ यूज करते हैं? नकली दस्तावेज में, अंगुलियों को निशान पकड़ने में। तो इस तरीके से जो अवरक्त किरणों का या इन सब तरंगों का एप्लीकेशन होता है, जो यूज होता है, सबसे अधिक कंपटीशन में सब पूछे जाते हैं ना। तो इस तरीके से हम आज इन सब के विषय में पढ़ें। ठीक है साथियों? चलिए ठीक है साथियों, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखें। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद आपको पूरा तरंग का पूरा ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ के हिसाब से आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग साथियों देखे हैं वेव के विषय में। और वेव मुख्य रूप से आपको बताएं, इस वेव मुख्य रूप से बताएं, वेव आपका 2 तरीके से होता है। इधर आपको बताया था यांत्रिक तरंगे, ये दूसरा आपको बताया थे अयांत्रिक तरंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अयांत्रिक तरंगे। ध्यान समझिए के साथ, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इन्हीं को हम लोग अयांत्रिक तरंगों को ही हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन्हीं का दूसरा नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ध्यान समझिए, इसको चलने के लिए साथियों माध्यम की आवश्यकता होती है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होते। माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे ठोस होगा, द्रव होगा, गैस में, इस सब माध्यम में ही चलेंगी। लेकिन इसको निर्वात में भी चलती, माध्यम में भी चलती हैं, लेकिन माध्यम नहीं रहेगा तब पर भी चलेंगे, लेकिन इनको चलने के लिए माध्यम की ही आवश्यकता होती। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखे थे, इससे पहले भी बनाए थे। यांत्रिक तरंगे 2 होती हैं, एक होता अनुदैर्घ्य और दूसरा होता है अनुप्रस्थ। और विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको बता दें, उसको हम वेवलेंथ के एक क्रम से रखें। सबसे कम वेवलेंथ, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे मुख्य रूप से 7 प्रकार की होती हैं। तो उसको वेवलेंथ कम, ज़्यादा, 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 इस तरीके से हम लोग अरेंज करके एक सिस्टम से इसको डेकोरेट कर देंगे, हम लोग एक क्रम से रख देंगे। इसी को हम लोग नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। उसी का नाम होता है साथियों स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में आप लोग देखें 7 प्रकार के होता है। 7 प्रकार के हम लोग इसका एक क्रम से आपको बताए थे अभी, इससे पहले आप लोग बना लीजिएगा। बीच में आपको पड़ता है दृश्य पड़ेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक क्रम से, इसी क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इनके विषय हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं,
सबके जो बीच में होगा उसको दृश्य कहेंगे, हमारे आई साइड उनको ही देख पाते हैं। और लास्ट में यहाँ जो सबसे एनर्जी जिसकी कम रहेगी, यहाँ मिलेगा आपको रेडियो तरंगे। सबसे लास्ट में उसका वेवलेंथ कितना होगा, रेडियो तरंगे, उन सब का यूज दिखा दिया। इधर अवरक्त, गामा किरण, ये सब हम लोग देखें। यहाँ आप लोग देखे थे गामा रेज, यहाँ आप लोग देखे थे रेडियो। तो इन सब के विषय में हम लोग एक क्रम देखें, रेडियो तरंगे। अब जरा ध्यान समझिए, जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं या अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं, इन सब के विषय में भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। इन सातों के विषय हम लोग डिटेल्स में देखें, इनका अध्ययन पढ़ें, इनके विषय हम लोग पढ़ें, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। अब जरा ध्यान समझिए साथियों, जो अनुदैर्घ्य होगा, अनुप्रस्थ, जो अनुदैर्घ्य का मतलब वह कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम, जिसको हम लोग उसको नाम देते हैं संपीड़न। इसके बाद कहेंगे कम तो विरलन। अगर माध्यम में अगर देखिए जहाँ संपीड़न होगा वहाँ प्रेस ज़्यादा रहेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा, वहाँ बल क्या होगा, वहाँ ज़्यादा रहेगा। संपीड़न जैसे कहीं पर मान लीजिए हम लोग ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहे हैं, जो हम लोग ध्वनि तरंगे बोल रहे हैं, यहाँ जो पास होगा वहाँ संपीड़न बनेगा, बहुत तेज़ी से हम लोग बोलेंगे। और जहाँ दूर जाते जाते वही फैल जाएगा, काफ़ी दूर तक हम बुलाएंगे किसी को, सुनो भाई, तो जो नज़दीक रहेगा थोड़ा तेज से सुनेगा, वहाँ संपीड़न ज़्यादा है। दूर जो जाते हैं वही क्या होता है, विरलन हो जाता है। तो जहाँ पर संपीड़न जो अधिक मात्रा में, तरंगे जहाँ पर पास रहे, तरंगे जहाँ जहाँ पास रहेंगे उसको हम लोग कहते हैं संपीड़न। जैसे यहाँ से देखिए, और जहाँ दूर दूर हो गए उसको हम लोग क्या कहेंगे, विरलन कहते हैं। इसका नाम होता है संपीड़न। दूर दूर हो जाएगा विरलन। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं, जिसको हम लोग साउंड वेव कहते हैं, वह क्या होते हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। क्या होते हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। और जो आपके पास अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं, जो आपके पास अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं, वह श्रृंग और गर्त के रूप में चलते हैं। श्रृंग और गर्त मतलब इस तरीके से ऊपर नीचे, इस तरीके से तरंग चलती हैं। उसमें ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं, श्रृंग करते हैं, नीचे को गर्त करते हैं। जैसे रोड पर अगर इक्का जा रहा है, जिसमें इक्का अगर जा रहा है तो बड़े मन से सब लोग देखते हैं, टाक 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 की आवाज़ करते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्का जा रहा है तो मतलब किस तरीके से जा रहा है, वह श्रृंग और गर्त के रूप में जा रहा है। जबकि साउंड तरंगे किस रूप में जा रहे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। तो डिटेल्स में आज हम लोग इसी के विषय में समझे हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तरंगे दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगे दो, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। और इसमें हम लोग 7 प्रकार के तरंगे देखे हैं और सातों डिटेल्स में समझे हैं। तो आप लोग को यह वीडियो देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। उसके बाद जैसा होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुख्य रूप से तरंग के विषय हम लोग देखेंगे। अब अपने अगले क्लास में और डिटेल्स में हम लोग वीडियो के विषय में बताएंगे। हाँ, चलिए हम अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे और जो भी कक्षाएं रहेंगी उसको लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार।